आइए जल्दी जल्दी आ जाएं, आप लोग जुड़ जाएं। नमस्कार नमस्कार। आइए शेयर करिए आज। राकेश कुमार जी को नमस्कार, राजू पटेल जी को नमस्कार, नवीन पांडे जी को नमस्कार, पंकज कुमार जी को भी नमस्कार। पंडित जी, पंकज कुमार जी नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइए, 5 मिनट से 7 मिनट का टाइम देंगे। जिनको जुड़ना है जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है आप लोगों को। जुड़ते जाइए, शेयर करिए दोस्तों को, बहुत जानकारी देना है आज को। आज तो आप ये समझिए, हमारे पास ये सिर्फ बिहार, मतलब आप सिर्फ शिवहर जिला की मत सोचिए। ये जो 38 जिला है बिहार में, मैं उस 38 जिला के डीएम के द्वारा जो घोटाला किया गया है, आज उस घोटाले पे का पर्दाफाश करूंगा, उसकी परत दर परत खोलूंगा। डीएम की घोटालेबाजी को आपके सामने रखूंगा। क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे, आपदा प्रबंधन के नाम पे, कोरोना बीमारी के नाम पे क्या लूट मचाया है इन्होंने, वो लूट आपके सामने रखना है। अभी भी बचा जा सकता है, जो उनके लूट को रोका जा सकता है। जो पैसे नहीं आए, अगर आप इस बात को आज समझेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। जुड़िए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अपने दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। 2-4 छोटी जानकारी है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा। संख्या, समय तो अभी भी 2 मिनट रहता है, 2 मिनट रहता है। जुड़ जाइए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, हमें भी खरीदने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि मैं वो हीरा हूं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। शिवहर में कोई जौहरी नहीं है जो मेरी कीमत लगा सके। खैर, दलाल लोग अपने कैटेगरी का ही मुझे भी समझ रखा था। कोशिश किया उन्होंने मुझे खरीदने की, और अभी भी कोशिश की जा रही है। जुड़िए, 1 मिनट और रह गया है। इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आपको बताऊंगा क्या क्या घोटाला चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। जल जीवन हरियाली के नाम पर, मनरेगा के नाम पर तमाम घोटाले आपके सामने। सड़क बनाने के नाम पर जो काम नहीं होना चाहिए उस काम को भी करवाया जा रहा है, डीडीसी से मिलके। बहुत लोग आपस में मिले हुए हैं, एक तरह का एक सिंडिकेट चल रहा है, एक तरह का नेक्सस है, इनका साठ गांठ है। सरकारी कर्मचारियों का, पंचायत पदाधिकारियों का, जो आपने मुखिया चुन रखा है, वार्ड मेंबर चुन रखे हैं, इनके बीच में एक बहुत बढ़िया नेक्सस है, एक बहुत बढ़िया सिंडिकेट है। और इस सिंडिकेट के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके जो सरकारी पैसे आ रहे हैं, केंद्र सरकार, मैंने आपको पीछे भी बताया था, आपने सुना होगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन सब योजनाओं की इन्होंने फजीयत करके रख दी है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में गांव के लोगों को स्वावलंबी बनाना था,
75% पैसे केंद्र सरकार के थे, 25% पैसे राज्य सरकार के थे। मैंने पिछले लाइव में भी आपको बताया था। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को रोजगार के लिए खड़ा करना ताकि वो स्वावलंबी बन सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैसे की बंदरबाट हुई है, पैसे की लूट हुई है, दोनों हाथों से लूटा गया है। दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे आपके सामने आप मातृभूमि की इज्जत लूटी जाती है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। खैर, हम शुरू करेंगे। अब हमारा टाइम हो गया, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बागमती मैया को प्रणाम और बाबा भुवनेश्वर नाथ को प्रणाम। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक नैतिकता की छोटी पाठ से। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, झूठ मत बोलो, सच बोलो। बचपन से कान में ये भरा जाता है, झूठ मत बोलो, सच बोलना है, गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है। तो दोस्तों, मैं आज ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जब आपके सामने, जब आप बड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या ये जो कान में भरा हुआ है, झूठ मत बोलना, सच बोलना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना, आखिर ये आवाज कान से बाहर कैसे निकल जाती है? आपके दिमाग में ये चेंजेस अचानक कैसे हो जाता है? मैं समझ सकता हूं आपके बड़े बुजुर्गों, आपके गार्जियंस, आपके माता पिता, आपके अभिभावकों की परेशानी मैं समझ सकता हूं। उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा शायद किसी परेशानी में ना फंस जाए, शायद इसको जान का खतरा ना हो जाए, भ्रष्टाचारियों से लड़ने के चक्कर में इन्हें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। कोई भी गार्जियन नहीं चाहता कि उसका बच्चा परेशानी में पड़े, किसी मुसीबत में पड़े। उनका सोचना भी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं, जब आप अकेले हैं तभी आपके खिलाफ कोई परेशानी पैदा कर सकता है। जब आप बहुसंख्यक होंगे, जब आपकी संख्या अधिक 10 होगी, 50 होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। तो बस मैं देख रहा हूं हर पंचायत में मेरे लिए 2-4 लोग खड़े हैं, और अब तो बहुत लोगों को परेशानी होता है कि, और डरते भी हैं वो। उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन आदमी भ्रष्टाचार विरोधी मंच का आदमी हमारे आगे पीछे खड़ा हो और उनके इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा हो। उन्हें हर हमेशा स्टिंग ऑपरेशन का डर सता रहा है। क्या पता कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग ना हो जाए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो जाए, कोई स्पाई टूल्स लेके तो नहीं आया, कोई रिश्वत लेते हुए फोटो ना बना खींच ले, वीडियो ना बना ले। इनका डर सता रहा है। तो ये जो खौफ है भ्रष्टाचारियों के बीच, तो ये हमारी सफलता है, ये हमारी आत्मविश्वास है। मुझे ये लगता है कि हमने जो ये आंदोलन शुरू किया था, ये बहुत सफल हुआ है, तभी इनके मन में इतना भय है। और ये इस पर अब बस आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत है दोस्तों, और अपने अभिभावकों से भी आप थोड़ा सा इस बात पे बहस करें कि आखिर आज आप मुझे जो मुंह बंद कर रखने की कह रहे हैं, तो बचपन में मुझे क्यों पढ़ाया था? झूठ मत बोलो, सच बोलो और गलत का विरोध करो। ये बचपन में आप मुझे नहीं सिखाते, और आप ही ने सिखाया है, तो इतना बड़ा विरोधाभास कैसे? बचपन में आप कहते हो कि आप झूठ, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, गलत का विरोध करो, और आज कह रहे हो कि गलत के को देखो लेकिन चुप रहो। तो इस विरोधाभास को दूर करने की जरूरत है दोस्तों। मैं अपनी सफलता की एक कहानी बता रहा हूं आपको कि कृषि कोऑर्डिनेटर, जो कृषि सलाहकार रखे हुए थे, कृषि सलाहकार के द्वारा जो रिश्वतखोरी किया जाता था, 3,000 रुपए मांगते थे कि आपको कृषि अनुदान योजना, कृषि क्षतिपूर्ति योजना में अगर आपको कोई पैसे चाहिए, कृषि क्षतिपूर्ति योजना, कृषि क्षतिपूर्ति योजना में अगर आपको साउंड आ रहा है, कृषि क्षतिपूर्ति योजना में अगर आपको कोई पैसे देने हैं, तो उसके लिए आपको 3,000 रुपए का रिश्वत देना पड़ता। तो जब ये चीज उनको पता लगा, कृषि कोऑर्डिनेटर को, कि इनके आदमी स्टिंग ऑपरेशन के लिए घूम रहे हैं और ये हमारे खिलाफ ये सस्पेंड हो सकते हैं, जैसा कि पिपराड़ी ब्लॉक में, बेलवा पंचायत में फसरुद्दीन, राकेश पासवान, जय किशोर प्रसाद पूर्णिया ब्लॉक में, इन सब के रिकॉर्डिंग आ गया मेरे पास, इनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया। तो अब इन्होंने डर के क्या किया, कृषि कोऑर्डिनेटर ने कृषि सलाहकार के जो संघ है, कृषि सलाहकार के संघ, उन्होंने मना कर दिया कि हम, आप सिर्फ, हमारा जो काम है, कृषि सलाहकार का काम है सिर्फ और सिर्फ सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को समझाना, किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना, किसी तरह का रिश्वत नहीं, किसी तरह का पैसे का मांग नहीं करना। फॉर्म भरना या जो भी काम है वो कृषि कोऑर्डिनेटर का काम है। जो ये काम कृषि कोऑर्डिनेटर खुद ना करके कृषि सलाहकार के द्वारा करवाते थे। और हमारी ये सफलता है कि अब कृषि कोऑर्डिनेटर, सब कृषि सलाहकार ने ये मना कर दिया कि नहीं, अब हम फॉर्म नहीं भरेंगे
अब हम किसी तरह का आपको मदद नहीं करेंगे। हमारी जो हमारे हमारे को जो काम दिया गया है सिर्फ उस काम को करना है, विभिन्न योजनाओं को बताना है। तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। अब उन्होंने क्या किया है, अपना तरीका बदल लिया। तरीका कैसे बदला है, तो हर पंचायत में 2-4 किसानों को ही उन्होंने डिप्यूट किया है पैसा कलेक्शन के लिए, रिश्वतखोरी के लिए। तो मैं फिर आपको कहता हूं, उन 2-4 किसानों को आपको पहचानना है जो कृषि कोऑर्डिनेटर के बिहाफ पे, कृषि कोऑर्डिनेटर के तरफ से आपसे रिश्वतखोरी मांगते हैं। किसी तरह का पैसा नहीं देना है, देना नहीं है। फिर भी अगर आपको मजबूरी है तो दे दो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी स्पाई टूल से आप उनकी रिकॉर्डिंग करो। इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो हथकंडे अपना रहे हैं। एक हथकंडा जो हमारे निशाने पे था, अब उनको लगा कि ये अगर कृषि सलाहकार पैसे की वसूली करेगा तो सस्पेंड हो सकते हैं, तो उन्होंने तरीका बदल लिया है। तो खैर, तरीका बदला है तो तरीका उनको बदलना है, हमने भी अपना तरीका बदल लिया। वो तरीका मैंने आपको समझा दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी करें और हमारे पास भेजें। वो उनसे भी आप उनसे पूछे, जब वो पैसे मांगते हैं तो आप उनसे पूछो। कोई भी किसान आपसे अगर पैसा मांगता है फसल क्षतिपूर्ति योजना का या कृषि अनुदान योजना का या बीमा राशि में अगर कोई पैसा मांगता है, तो आप उनसे पूछो कि आप ना तो कृषि सलाहकार हैं ना कृषि कोऑर्डिनेटर हैं, तो क्यों पैसा ले रहे हैं और किसके कहने पे पैसा ले रहे हैं, और चुपके से इसका रिकॉर्डिंग कर लो। और अगर आप चुपके से रिकॉर्डिंग करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उसको सस्पेंड कराने की जिम्मेदारी हमारी है और हम निश्चित तौर पे करेंगे। दोस्तों, एक और सफलता है हमारी, वो है राशन डीलरों के बीच खौफ। अब राशन डीलर जो आपको कम देते थे, ज्यादा पंचायतों से ये खबर आ रही है कि वो डर के मारे अब उन्होंने पूरा का पूरा राशि देना शुरू कर दिया है। जिसमें आपको पहले पीछे मैंने आपको बताया था कि 3 महीने तक 1 किलो दाल भी देना है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखना, 3 महीने तक 1 किलो दाल। अभी फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, जो लेटर इश्यू हुआ है, उसके हिसाब से 3 महीने तक आपको 1 किलो दाल की भी मांग करनी है। अगर नहीं देते हैं तो आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाए, कारण पूछे क्यों नहीं दे रहे हैं आप। वो कारण कुछ ना कुछ बताएंगे, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप हमें जरूर भेजें। बीच में रुकता हूं दोस्तों, एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। हमारे एक मित्र हैं रामू पासवान। रामू पासवान जो जिनके पिता का नाम है चुल्हाई पासवान, और ये रहने वाले हैं आपको बिशुनपुर गांव, सरसौला खुर्द पंचायत के, बिशुनपुर के किशुनदेव के रहने वाले हैं और सरसौला खुर्द पंचायत में पड़ता है। ये विकलांग है, ये विकलांग है दोस्त। और इनकी दिल देख के, इनकी दरिया दिली देख के मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैं इनसे मिलने के लिए आतुर हूं। और ये कह रहे हैं मैं हूं तो विकलांग, लेकिन ये शिक्षित हैं। सबसे खास बात है, विकलांग होते हुए शिक्षित हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं इनसे मिलूंगा जरूर। जब भी मैं सरसौला आता हूं, जब भी मौका मिलेगा तो मैं रामू पासवान से जरूर मिलूंगा। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। इनकी एक योजना है, ये चाहते हैं विकलांगों का एक संगठन बनाए। दोस्तों, विकलांगों का संगठन बनाने को ये तैयार हैं और मैं इसमें मदद करने को भी तैयार हूं। हर तरह की मदद, कानूनी सहायता, जो भी इनको अनुदान मिलेगा वो मैं इनको दिलाऊंगा। तो इनका नंबर कृपया नोट किया जाए, 8083888343। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं मैं, 8083888343। ये इनका नंबर है। सिर्फ विकलांग भाइयों के लिए नंबर मैंने पब्लिश किया है। उनको बताना है कि आप अगर इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे रामू पासवान से कांटेक्ट कीजिए। आप ये एक विकलांग की जो संगठन बना रहे हैं, वो संगठन आप लोगों की भलाई के लिए है। अगर आप जुड़ेंगे तो सरकारी जो भी अनुदान और सहायता राशि दिया जाता है, जो आप तक नहीं पहुंच पाता किसी कारण, क्योंकि आप बिखरे हुए हैं, क्योंकि आप संगठित नहीं है और इनका प्रयास है कि ये अपने आप को संगठित करना चाहते हैं, तो आप इनसे जरूर जुड़िए। ये मेरी विनती है। अच्छा, इनकी एक शिकायत है रामू पासवान जी की कि एक व्यक्ति है राम जन्म महतो, राम जन्म महतो नाम का एक व्यक्ति है जो बसंत पट्टी पुरनहिया ब्लॉक में बसंत पट्टी गांव का रहने वाला है। इनके पिताजी का नाम है द्वारका महतो। तो मैं राम जन्म महतो जी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि आपने रामू पासवान के 20,000 रुपए इस बात के लिए लिए थे कि आप उन्हें कोई नौकरी लगा देंगे, सरकारी नौकरी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह की रिश्वतखोरी, इस तरह का पैसा लेना नौकरी लगाने के नाम पे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। तो मैं आपसे अभी विनती करता हूं, राम जन्म महतो जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं,
20,000 रुपए एक सप्ताह के अंदर अगर आपने नहीं दिया रामू पासवान को आके, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। फिर आप पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे। आप इस बात के लिए, आप इस बात को कृपया नोट कर ले। ये बात मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी। देखिए, मैं चाहता हूं न्याय हो। किसी किसी भी गरीब का हक, किसी भी नीचे तबके का जो दबा कुचला वर्ग है, मैं कहता हूं किसी भी वर्ग, मैं गरीब के लिए खासकर बहुत कॉन्शियस हूं। अगर गरीब का कोई हक मारता है, मुझे बर्दाश्त नहीं। 20,000 रुपए आप इनके घर सही सलामत पहुंचा दे जल्द से जल्द, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आपके दरवाजे पहुंचेगी, ये आप नोट करें। रामू पासवान जी, आपको धन्यवाद। आपने, आपकी विनती मैंने लोगों के सामने रख दी है। राम जन्म महतो जी को भी सुना दिया है। अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो आप मुझे मेरे नंबर 9711771000 पे संपर्क करके मुझे सूचित करें, फौरन कार्रवाई होगी। अब आइए, एक सूचना और देनी है आपको। अभी एक खबर आई है मुझे आज, एक सफलता की खबर पहले आपको बता दूं। ललुआ गांव से एक खबर आया मुझे कि जेसीबी मशीन से जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखरे के सौंदर्यीकरण का काम हो रहा था, जेसीबी के थ्रू हो रहा था। मैंने आज ही आया खबर, और जैसे ही मैंने डाला तो मुझे वो खबर आते ही उस पर रुक गया, और बीएलओ ने भी क्षमा मांगा कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो कृपया कर हमें माफ कर दिया जाए। इसलिए हम कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं चाहते, और उम्मीद करते हैं बीएलओ साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो दोबारा अगर मुझे ऐसी कोई शिकायत आई, मेरे पास फोन करके आपने मैसेज भिजवाया है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि दोबारा आप ये गलती ना करें। अगर गलती करेंगे तो आप सस्पेंड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए, एक और खबर आपको सुनाऊं। शिवहर में नगर पंचायत में एक पवित्र नगर है, वार्ड नंबर 2 और 3 में पड़ता है पवित्र नगर। पवित्र नगर से धोबाही तक एक सड़क है, पवित्र नगर से धोबाही तक एक सड़क है। अब देखिए लोगों की मानसिकता, मैं उस मानसिकता की तरफ ले जा रहा हूं। हमारे समाज में मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं, बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, अपने कमाई से पेट नहीं भरता, दूसरे के पॉकेट में हाथ मार के अपना पॉकेट भरने की कोशिश करते हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं, इस घटना के बारे में खासकर बताना चाहता हूं। तो अपने खेत से संतुष्ट नहीं है, मेड़ काट लेते हैं, आरी काट लेते हैं, ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। पहले तो अपने खेत से संतुष्ट नहीं है, आरी काट के उसको अपने खेत में मिला लेते हैं, और फिर इस बात के लिए झगड़ा होता है, फिर कोर्ट तक पहुंचते हैं। और कोर्ट की प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में आपको पता है हजारों लाखों खर्च हो जाता है, वकील को देने में न्यायिक प्रक्रिया में हजारों लाखों खर्च हो जाता है। जितने का जितने का चीज नहीं, उससे ऊपर का तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इस तरह की मानसिकता आप लोग बदलिए। तो पवित्र नगर से धोबाही तक जो ये रास्ता जा रहा है, अभी ये खबर आई, हमारे पास वीडियो भी है और तस्वीर भी है, मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया है, कृपया कर आप इसे देखें। इसमें क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि लोगों ने सड़क को काट के अपने खेत, अपने बगीचा में मिला लिया है, अपने गाछी में जो बागवान होता है उसमें मिला लिया है, और अब सड़क चलने के लिए नहीं है। तो मैं डीएम साहब, एसपी साहब, डीडीसी साहब और बीडीओ, इन सबको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कृपया अब इस सड़क को जल्द से जल्द जैसे स्थिति में था उस स्थिति में इसको रिस्टोर करें। अदरवाइज मेरी कानूनी प्रक्रिया का तो डीएम साहब आपको पता ही होगा कि हम कैसे करते हैं, और फिर आपको दर्द कितना होता है वो दर्द आप लोगों से बता भी नहीं सकते। ठीक है, और अभी भी कितना हो रहा होगा डीएम साहब, आप सुन रहे हैं तो आपको दर्द कितना हो रहा है। आपका चिट्ठा तो अभी खुलने वाला, अभी तो हमने खोला ही नहीं है। आप अपनी चिट्ठा, पानी वानी पी लीजिए 1-2 गिलास, चक्कर ना आया आपको, ध्यान रखिए। आज का पूरा एपिसोड आपके ऊपर ही है। आइए, एक दूसरी के बारे में, हाँ हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने बारे में आपको बता दूं। एक तो प्रत्येक रविवार को मैं 8 बजे लाइव आऊंगा। जितनी भी समस्या, आज की भी एक और सफलता मैं आपको बताऊं, मसैया शेख से आया था, कोई दीवार तोड़ने के लिए जेसीबी इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही मेरे पास खबर आया, खबर आते ही 5 मिनट के अंदर जेसीबी हटा लिया गया, सारा मामला क्लियर हो गया। तो एक तरह से मैं ये देख रहा हूं कि हमारी सफलता दिनों दिन ऊपर चढ़ती जा रही है। तो बस आपसे उम्मीद यही है कि आप अपना सहयोग और बढ़ाएं, अपनी रफ्तार को तेज करें, ताकि हमें जो ये आंदोलन शुरू किया है इसमें और मैं दिन दुना रात चौगुना जोश और 4 गुना जोश के साथ इसमें लग जाऊं। वैसे भी जोश मेरे अंदर बहुत है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर जोश दिलाते हैं तो मुझे हनुमान जी की तरह अपनी पूरी ताकत याद आ जाती है। मैं भूल जाता हूँ कई बार, अपनी ताकत को याद दिलाना पड़ता है। तो आप लोगों का याद दिलाने का तरीका यही है कि आप बस एक अपना सहयोग और योगदान मुझे देते रहिए। आइए, मैं एक आपको और छोटी सी बात बताऊं।
कि मेरा जो फ्रेंड लिस्ट है वो फुल हो चुका है, 5,000 फ्रेंड लिस्ट है। तो मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूं अपने बॉक्स में, वो देख लीजिए। जिन भी दोस्तों को मेरे से जुड़ना है वो मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। मैं अपना पेज लिंक आपको भेज रहा हूँ, उसी पेज लिंक को ही फॉलो और लाइक करें। इस तरह से आप मुझसे जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि मेरा फ्रेंड लिस्ट काफी पहले 10 दिन पहले ही फुल हो गया था। अब मैंने पेज बनाया, उस पर भी 500 फॉलोअर्स आ गए हैं, तो आप उस पर जुड़िए। दूसरी बात, जो हमारी जो टीम है वो काफी बड़ी हो चुकी है। अब हमें खुद ही नहीं पता है कि उसकी संख्या कितनी है। और मैंने आज भ्रष्टाचार विरोधी मंच 4 बनाया है। भ्रष्टाचार विरोधी मंच 4 नंबर 3 हमारे पास ऑलरेडी था ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जिसको बोलते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी मंच 1, भ्रष्टाचार विरोधी मंच 2, भ्रष्टाचार विरोधी मंच 3, और चौथा आज क्रिएट किया है भ्रष्टाचार विरोधी मंच 4। तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ नए लोग ही जुड़े भ्रष्टाचार विरोधी मंच 4 में। जो 1, 2, 3 में है वो अपना ग्रुप ना बदलें, क्योंकि हमारे तरफ से जो सूचनाएं दी जाती है वो सारे ग्रुप में एक साथ प्रकाशित की जाती है, सारे ग्रुप में एक साथ शेयर किया जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नया ग्रुप पुराना ग्रुप हमारे लिए सारा ग्रुप एक ही है। तो हमारी टीम काफी बड़ी हो चुकी है, हमें खुद नहीं पता है। एक दिन रिकॉर्ड हमें लेना पड़ेगा कितनी बड़ी टीम है। हर पंचायत से कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो अब सफलता ज्यादा दूर भी नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं, विधायक तो वैसे ही घुटना टेक चुका है। एसपी साहब हमारे साथ है, सहयोग में है। हमें एसपी साहब से अभी फिलहाल कोई शिकायत नहीं है। 2-4 इनकी भी हमने कुंजी रख रखी है, वो वक्त पे खोलूंगा। और डीएम साहब की जहां तक बात है, तो डीएम साहब अभी थोड़ा सा इधर उधर फैल रहे हैं, कभी नखरे दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, नई 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 नवेली दुल्हन है, अभी 4-5 महीना हुआ है। नई नवेली दुल्हन के तो नखरे होते ही हैं, कुछ दिनों बाद आप भी ठीक हो जाएंगे। एक बार ये हमें कह रहे थे कि आपके भाई बंधु के खिलाफ अगर कुछ होगा तो आप तो नहीं आएंगे। तो मैंने इनको गारंटी के साथ कहा था, भाई बंधु, पिताजी, माताजी, अगर कोई भी मेरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, मैं उनके बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आप डीएम साहब सुन ले, मैंने आपको कहा था जिस दिन आपके खिलाफ कोई सबूत आ जाएगा मैं आपको उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने से मेरा आशय ये है कि मैं आपको आपको नंगा कर दूंगा, आपको आपके परत दर परत खोल दूंगा। आज वही खोलने वाला हूं दोस्तों। एक बात और मैं बताने, एक खबर और आई है हमारे पास। जो कटैया बाजार है, कटैया चौक, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। कटैया चौक से हमारे पास एक वहां पे बैंक ऑफ इंडिया करके है, कटैया चौक पे एक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। उसमें एक व्यक्ति है जो दलाली का काम करते हैं बैठ के, और उनके खिलाफ हमें शिकायत है, उनको हटाना है। और उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप हट जाइए। मैं बैंकिंग नोडल ऑफिसर से भी बात करने वाला हूं, कल बात करूंगा। शिकायत आ रहा है कि सारे बैंकों में दलाल बैठे हुए हैं। तो फिर मैं आपको कहता हूं, जो भी व्यक्ति लोन लेने के लिए जा रहे हैं, या जो भी व्यक्ति किसी तरह का सहायता, जो आजकल तो आपको पता है डीबीटी सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। तो अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में किसी तरह का रिश्वत या किसी तरह का लोन लेने जा रहे हैं, चाहे कृषि क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह का लोन, बैंकिंग सहायता आप लेने जा रहे हैं, उसमें अगर किसी तरह की पैसे और दलाली मांगे जा रही है, तो हर जिले में एक बैंकिंग नोडल ऑफिसर होता है जिसको आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी पता है कि वो कहीं ना कहीं अपराध में वो भी लिप्त हैं, उनको भी पता है कि सारी चीज हो रहा है, फिर भी वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन सबके बीच में मैं बैठा हूं। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी एसपाई टूल्स ले जाके आप उनका रिकॉर्डिंग बनाएं और वो रिकॉर्डिंग हमें भेजें। हम बैंकिंग नोडल ऑफिसर से खुद बात करेंगे और खुद इसका संज्ञान लेंगे, खुद कार्रवाई करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सूचना आ रही है कटैया बाजार, खासकर मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कटैया बाजार से आ रहा है, और बैंक ऑफ इंडिया है। नाम उस व्यक्ति का मैं भूल रहा हूं। तो उस व्यक्ति का नाम अभी एक मिनट देखने दीजिए। हाँ, उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसका जनरेटर बैंक ऑफ इंडिया जो कटैया चौक पर है उसमें लगा हुआ है। एक बात बताइए, आप उसमें जनरेटर लगा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जनरेटर की देखभाल तक है, बस इतना ही है। कई व्यक्ति मुझे बता रहे हैं कि वो जनरेटर चलाने के नाम पे अंदर घुस जाते हैं, कभी बैंक मैनेजर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कभी कैशियर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनसे मिलने आता है और वो बैंक मैनेजर या कैशियर को ढूंढता है, तो ऐसी सूचना आ रही है, मैं सीसीटीवी फुटेज के लिए भी बात करूंगा, कि वो ये कहते हैं, जिस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश सिंह है, वो कहते हैं जी मैनेजर भी मैं ही हूँ, कैशियर भी मैं ही हूँ, जो बात करना है मुझसे बात कीजिए। और ऐसी सूचना आ रही है कि वो दलाली लेते हैं। तो मैं ओम प्रकाश सिंह से फिर गुजारिश कर रहा हूँ, कृपया आप अपना रास्ता बदल लें, नहीं तो उल्टे टांग दिए जाएंगे ओम प्रकाश सिंह जी। ठीक है, आपके सीसीटीवी फुटेज भी होंगे वहां पे, वो फुटेज मैं मंगवाऊंगा और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई आपसे करूंगा।
आपका जितना काम है उतना ही कीजिए ओम प्रकाश सिंह जी। आपका काम जनरेटर चलाना है, आप जनरेटर चलाने की जिम्मेदारी निभाइए, उससे आगे मत बढ़िए। आइए, अब मैं चिट्ठा जो जिसकी बड़ी देर से आपको बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि कोरोना जैसे आपदा के नाम पर इन्होंने क्या घोटाला किया है, कोरोना जैसे आपदा के नाम पर क्या घोटाला किया है, उस घोटाला का पोल खोलने जा रहा हूं। और पहले शुरू में आपको बता दूं कि ये घोटाला सिर्फ और सिर्फ शिवहर से संबंध नहीं रखता, शिवहर से मेरा फोकस तो है ही, ये पूरे बिहार में है। ऑलमोस्ट हर जिलाधिकारी ने ऐसे ही किया है, एक आध दो कोई अपवाद हो तो हो, लेकिन सारे जिलाधिकारियों ने ऐसे ही आपदा प्रबंधन के नाम पर, कोरोना बीमारी के नाम पर लूट मचाया है। आइए, हरिशंकर भगत जी को नमस्कार, अमरिंदर कुमार राणा जी को नमस्कार, पंकज जी को नमस्कार, रितेश कुमार जी को नमस्कार, विजय कुमार जी को नमस्कार। और जो सवाल हैं तो आप सवाल डालते जाएं, हम उसका भी जवाब देंगे। अब शुरुआत करते हैं अपने डीएम के द्वारा आपदा प्रबंधन घोटाले में किया, जो घोटाला किया गया है तो कैसे, आप खुद समझेंगे। पहले आप करें क्या, आप समझे कि सरकार ने क्या क्या व्यवस्था दी थी, सरकार ने क्या क्या व्यवस्था दी थी, आपको वो जानना है। पहले आप जान लेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि घोटाला क्या हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार में 38 जिला है। बिहार के 38 जिला में जो ये एक शिवहर जिला है, सबसे छोटा जिला है। और इस जिला में जो कुल लोग आए हैं, वो आपके जो कुल लोग जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया, सबसे पहले आप व्यवस्था समझिए। क्वारंटाइन सेंटर की त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब 3 स्तरों पे क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था किया गया था। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर। प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और ग्राम स्तर, 3 स्तरों पे क्वारंटाइन सेंटर का की व्यवस्था की गई थी। अब वो कैसे किया गया था, कौन प्रखंड स्तर में जाएंगे और कौन पंचायत स्तर में जाएंगे और कौन ग्राम स्तर में जाएंगे, इसकी भी मैं चर्चा बाद में करूंगा। अब आपको ये बता दूं कि कुल मिला के हमारे शिवहर जिला में 35 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। कितने, हमारे शिवहर जिला में 35 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, 35। अब उस 35 क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग आए उनकी संख्या थी, आप नोट करिए, एक कलम और कागज रखिए अपने पास या मोबाइल में सेव कीजिए कि 35 क्वारंटाइन सेंटर में 9,157 लोग आए। कितने लोग आए, 9,157, 9157। उसमें से 8,485 लोग घर को भेज दिए गए। अभी जो डाटा बता रही है उसके हिसाब से 672 लोग अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि बिहार में अभी तक के डाटा के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 15,22,582 लोग, 15,22,582 लोग क्वारंटाइन सेंटर पे आए, जिसमें शिवहर जिला में 9,157 लोग आए। और शिवहर पूरे बिहार की जानकारी है कि 29 लाख लोग लगभग बिहार से बाहर फंस गए थे। ये डाटा याद रखिएगा, 15 लाख लगभग बिहार में आ गए थे, क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे, 29 लाख लोग चले गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें, जो अप्रोच वाले थे, जैसे विधायक के साले थे, मुंबई से आए थे, उनको भेज दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया, घर भेज दिया गया अप्रोच की वजह से। और शायद यही वजह है कि आज क्वारंटाइन में हम फेल हो गए हैं, क्वारंटाइन को कंट्रोल करने में ये जिला अधिकारी की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी, वो हम बताएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए, अब हम बताते हैं कि सबसे पहले इस क्वारंटाइन सेंटर में कैसे, कौन लोग कहां कहां जा सकते थे, किस किस जगह पे, मतलब ग्राम स्तर पंचायत में कौन जाएगा और प्रखंड स्तर पे कौन जाएगा और फिर पंचायत स्तर पे कौन जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था थी। तो शहर का नाम सुनिए, दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता। मतलब टोटल आपके 6 शहर हैं। फिर से बता रहा हूं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता। इनसे जो, यहां से जो लोग आए थे उनको प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखना था, उनको प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं हरियाणा राज्य से आए थे उनको पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया।
फिर से बता रहा हूं, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, ये टोटल 6 राज्यों से जो लोग आए थे, ये पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए। और इनको छोड़ के जो अन्य राज्यों से आए थे, अन्य जगहों से आए थे, उनको ग्राम स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। अब दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि सुविधा क्या दी गई थी इन सब जगहों पर, सुविधा क्या था। पहले इनके देखभाल के लिए कौन लोग रखे गए थे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन लोग रखे गए थे क्वारंटाइन सेंटर पे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर पे जो कर्मी की बहाली थी, वो जिलाधिकारी को राइट दिया गया था कि आप करें। और कुछ लोग जिनको देखभाल के लिए नियुक्त किया गया, वो प्रखंड स्तरीय और जो ब्लॉक स्तर पे जो कर्मी थे, उनको नियुक्त किया गया। कुछ शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई, और शिक्षकों को 350 रुपया डेली के हिसाब से रखा गया कि 350 रुपया इनको डेली के हिसाब से वेजेस दी जाएगी, इनको तनख्वाह दिया जाएगा डेली के हिसाब से 350 रुपया। लेकिन खबर जो मेरे पास आ रही है, जो देखभाल के लिए जिनको नियुक्त किया गया, उसमें 350 रुपया नहीं मिला है, बहुतों को नहीं मिला है। कुछ एक को मुट्ठी भर लोगों को मिला है, बहुतों को नहीं मिला। तो बहुतों को नहीं मिला तो वो पैसा गया कहां, वो डीएम साहब के पॉकेट में गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला। अब आइए, इनको सामग्री क्या देनी थी, टोटल सामग्री क्या क्या देनी थी वो आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और पैसे कितने मिलने थे ये भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। इनको एक तो थाली, एक कटोरी और एक गिलास देनी थी हर एक व्यक्ति को। एक थाली, एक कटोरी और एक गिलास। और जो छोटा बच्चा है उसके थाली का साइज छोटा कर देना था, उनको भी उतना ही देना था, एक छोटी थाली, एक कटोरी और एक गिलास। ये व्यवस्था था आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, ये निर्देश दिया गया था कि इनको ये चीजें आप दोगे। लेकिन किसी को नहीं मिला। ये आप जानते हैं, कुछ एक लोगों को, जब हमारी एक अविराजपुर बैरिया की मुखिया है, जब उन्होंने आंदोलन किया तो कुछ लोगों को मिला, सिर्फ एक महज एक खाना पूर्ति है। और आपको बता दूं, एक व्यवस्था है कि पहले जब दिशा निर्देश आता है, तो दिशा निर्देश के बाद आप पहले उसका पालन करेंगे, और उसके बाद उस पैसे का यूज करके एक उपयोगिता सर्टिफिकेट बना के आप भेज देंगे। और उपयोगिता सर्टिफिकेट तभी आपको बनाने का राइट है जब आप सारे चीजों की व्यवस्था आप वहां करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, उपयोगिता सर्टिफिकेट डीएम साहब ने पहले ही भेज दिया, और अभी तक सामान उपलब्ध नहीं कराया गया है। आइए, कपड़ा क्या क्या देना था, एक लुंगी, एक धोती, एक गंजी और एक गमछा। महिलाओं को साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट। बच्चा है अगर तो पैंट शर्ट का कपड़ा, और अगर लड़की है तो फ्रॉक और एक पैंट देना था। आप ये सुन लें ध्यान से, ये फ्रॉक और पैंट देना था बच्चे को भी। और इसके अलावा क्या देना था, इसके अलावा इनको सैनिटरी पैड भी देना था। इसके अलावा साबुन, शैम्पू का पाउच, तेल, जो बालों में लगाने वाला तेल होता है वो, कंघी, एक छोटा सा ऐनक, एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश, ये भी देना था। बट इनको किसी को नहीं मिला ये चीजें। और एक टूथब्रश भी मिलना था, ये भी नहीं मिला इनको। अब आइए, इसके अलावा और क्या व्यवस्था थी, 2 बार इनको खाने की व्यवस्था करनी थी और 1 बार नाश्ते की। 2 बार खाने की। खाने में सख्त हिदायत था कि बासी खाना नहीं देना है। खाने में सख्त हिदायत था कि संतुलित आहार देना है, पौष्टिक आहार देना है, और 1 बार नाश्ता का व्यवस्था करना है। इसके अलावा सुबह शाम इन्हें दूध मुहैया कराना था। अगर छोटा बच्चा हो, 6 वर्ष का तक का बच्चा हो, तो 6 वर्ष तक के बच्चों को सुबह शाम दूध की व्यवस्था करनी थी। और दूध की व्यवस्था के लिए इन्हें मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना था। पाउडर, जो सुधा पाउडर आता है, उस सुधा पाउडर को लेकर इनको दूध बना के सुबह शाम 6 साल के बच्चों को देना था। अब आइए, इन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। रोशनी की व्यवस्था करनी थी। रोशनी की व्यवस्था के लिए जनरेटर का उपयोग करना था, या फिर आप बाहरी इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेके आपको इनको रोशनी का व्यवस्था देना था। इसके अलावा इन्होंने चल लैट्रिन की व्यवस्था करनी थी, जो गाड़ी नुमा लैट्रिन की व्यवस्था आती है, उसकी व्यवस्था करनी थी। ये डिपार्टमेंट पीएचईडी को दिया गया था इसकी व्यवस्था करने के लिए, बट ये भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको पता है, जो जिस स्कूल, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में इनको रखा गया, वहीं के लैट्रिन की व्यवस्था की गई। और हमारे पास तो कई वीडियो ऐसे ऐसे आए जिसमें ये दिखाया गया कि उनके पास प्रॉपर लैट्रिन में ना कोई साफ सफाई है, और खाने की व्यवस्था तो आपको पता है।
तो ये घोटाला आपको साफ साफ जाहिर दिख रहा है। खाने के नाम पर महज खानापूर्ति, इन्होंने चावल, घटिया सा चावल, पानी वाला दाल और आलू की सब्जी, यही दिया है इन्होंने खाने के नाम पर। कहीं भी दूध की व्यवस्था तो नहीं आई। अगर एक आध जगह चाय भी मिला है तो उस चाय की शिकायत आई है, वो सब जगह सार्वजनिक है, आप सब लोगों को पता है। अब आइए, इनके लिए मास्क एवं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी थी। मास्क एवं सैनिटाइजर के नाम पर भी ये जीरो हैं। और एक बात और बता दूं, मास्क और सैनिटाइजर के खरीद में इन्होंने भारी धांधलीबाजी की है। ये कभी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा पूरे प्रमाण के साथ कि इन्होंने कैसे धांधलीबाजी किया है इनके खरीद और परचेज में, सैनिटाइजर और मास्क के खरीद और परचेज में। अब आइए, जो दूसरी बात करता हूं, ये इनको व्यवस्था किया गया था कि जो ट्रेन से आए हैं, जो भी बाहरी प्रवासी लोग ट्रेन से आए हैं, तो ट्रेन से आने वाले लोगों को 1,000 रुपए देने थे, और जो ट्रेन के अलावा किसी और चीज से आए हैं उनको 500 रुपए देने थे। तो ट्रेन से आने वाले लोगों को 1,000 रुपया अभी कई लोगों को नहीं मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला, रीइंबर्समेंट नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात बताऊं, जो ट्रेन के अलावा किसी और चीज से आए उनको 500 रुपया देना था, प्लस 500 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना था डीबीटी मेथड से, जिनके अकाउंट बिहार में है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं आपको लूंगा, जो बिल्कुल ही डीएम के सामने क्वारंटाइन सेंटर है, दूर की बात तो आप छोड़ दीजिए, नवाब हाई स्कूल के पीछे क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें इन्होंने पैसा नहीं दिया है। मैं एक आदमी का नाम लेता हूं, कमलेश कुमार है, वार्ड नंबर 8 में रहते हैं। इनके पिताजी का नाम संजू कुमार है, संजय कुमार सन ऑफ कमलेश कुमार, वार्ड नंबर 8 सीवर से। इसके अलावा आइए, जुबैर आलम है, फातिमा खातून है, मोहम्मद खुरसैद है, मोहम्मद नूरसैद है, मोहम्मद कौसर है, जो लुधियाना से आके नवाब हाई स्कूल में ठहरे, उसके पीछे ठहरे थे क्वारंटाइन सेंटर में, उन्हें भी आज तक पैसा नहीं दिया गया। आइए, कुछ व्यक्तियों के नाम और बताता हूं, वार्ड नंबर 8 से ही है, नगर पंचायत के। नाम है जावेद अख्तर, असगर खातून, फरहान अख्तर, रेहान अख्तर, ये वार्ड नंबर 8 से हैं, नगर पंचायत से। इनको अभी तक पैसा नहीं दिया गया। ये व्यक्ति वो हैं जो डीएम के बिल्कुल करीब के, डीएम आवास के सामने जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें ठहरे हुए थे, इनको ही अभी तक पैसा नहीं दिया गया। तो मैं कैसे मान लूं जो पंचायत स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय लोग हैं उनको मिला हो अभी तक? तो ऐसे लोग हैं, ये प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण के साथ दे रहा हूं डीएम साहब। और ये पैसे आप पचा नहीं सकते, हजम नहीं कर सकते। आपने 75 लाख रुपए का घोटाला किया है, ये पैसे निकाल लूंगा मैं आपसे, आप निश्चिंत रहिए, सारे सबूत हैं मेरे पास। 75 लाख रुपए का आपने घोटाला किया, और आगे भी आपका एक प्लान है, एक छोटी सी राशि आई है आपके पास, उसमें भी आप प्लान कर रहे हैं, उसकी भी खबर है हमारे पास है। अब आइए, मैं आगे बात करता हूं। इसके अलावा जो 500 रुपए देने थे, जो लोग, जो व्यक्ति, जो प्रवासी ऐसे आए थे जो ट्रेन से नहीं आए थे, उन्हें 500 रुपया तो देना ही था, प्लस 500 रुपया उन्हें अलग से देना था उनके अकाउंट में सहायता राशि के क्रम में, वो भी नहीं इन्हें मिला। जो लोग बाहर ठहरे हुए थे उनका रिकॉर्ड भी देना था, उनको भी ट्रांसफर करने के नाम पे, उनमें भी अभी कई लोगों को नहीं ट्रांसफर हुआ है। जो 29 लाख बिहार से बाहर ठहरे हुए हैं उनको भी अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये है आपका घोटाला, जो आप देख ही रहे हैं, सबके सामने है। ये डीएम साहब का घोटाला है, और इसमें कर रहे हैं ये भारी इसमें धोखाधड़ी है। और अब टेंडर के नाम पे इन्होंने क्या किया है, एक ही व्यक्ति को इन्होंने जनरेटर का टेंडर दे दिया। एक व्यक्ति, ये 3 स्तरीय जो 35 क्वारंटाइन सेंटर है, इस 35 क्वारंटाइन सेंटर को एक ही व्यक्ति जनरेटर से कैसे संभाल सकता? या तो आपका संबंधी लगता है या आपका रिश्तेदार लगता है, तो आपने एक ही व्यक्ति को दे दिया, वो भी आपके जिला से बाहर का व्यक्ति है। क्या आपके जिला के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास जनरेटर की व्यवस्था थी, या जनरेटर का कॉन्ट्रैक्ट या ठेकेदारी ले सकता था? तो मुझे इसमें भी डाउट है, कुछ ना कुछ तो आपकी साठगांठ है, कुछ ना कुछ तो हेराफेरी है, जो आपने एक ही व्यक्ति को दिया है। ऐसा कैसे हो सकता? अच्छा, तो अब आइए, एक खास बात आपको बताऊं, एक लेटर आया था जिला अधीक्षक के नाम से। जिला अधीक्षक जो एसपी साहब हैं, उनके नाम आया था कि जी जी, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, समा वो समा
का कुछ नहीं हो सकता जिसको रोशन खुदा करे। तो फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो यही हाल है हम लोगों का। देखो शेरो शायरी मुझे ज्यादा नहीं आती, वो तो मैं, आप कह रहे हैं हार नहीं होती, इसलिए हमने, मुझे कुछ याद आ गया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों एक आध दो और रखूंगा आपके सामने, आने दीजिए वक्त, तो वो भी बताता हूं मैं आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ ले जाना चाहूंगा। हमारे पत्रकार बंधु हैं, कुछ एक पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूं, मुझे पत्रकार के लिए मैं काफी उदार दिल हूं, पत्रकार के साथ हूं मैं। आप हमेशा पत्रकार को मदद करने के तैयार रहता हूं। लेकिन दोस्तों कुछ एक बातें हैं जो मुझे चुभती हैं। अगर आप दिखाते हैं कि आपके जिला में काफी कोरोना बीमारी को लेकर आपके जिलाधिकारी काफी सचेत रहे हैं और सजग रहे हैं। अगर वो काफी सचेत और सजग रहे हैं, तो आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67 कैसे पहुंच गया? कोरोना मरीजों की संख्या 67 कैसे पहुंच गया, मैं ये जानना चाहता हूं। और एक बात और, होम क्वारंटाइन सेंटर कुछ ही लोगों को ही करना था, मुंबई से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन नहीं करना था, लेकिन विधायक का साला जो मुंबई से आया है उसको होम क्वारंटाइन किया गया है। उस समय संजय कुमार सिंह थे एसपी, उन्होंने आखिर कैसे इजाजत दी? एसपी के नाम एक स्पेशल लेटर है जिसमें यह कहा गया है कि मुंबई से जो लोग लाए जाए उनको होम क्वारंटाइन की इजाजत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि विधायक का साला होम क्वारंटाइन में हो गया बावजूद इसके कि वो मुंबई से आया था। दोस्तों इसके अलावा मैं अब आपसे पत्रकार के लिए बात कर रहा था। तो पत्रकार बंधु कुछ लोग जो हैं डीएम साहब के प्रशंसा में, डीएम साहब की चटुकारिता में बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं, जमीर बेच चुके हैं, दलाली करते हैं, नॉन मैट्रिक लोग हैं। पत्रकारिता तो उनकी हुनर तो है नहीं, कलम में ताकत तो है नहीं, दलाली करके, नॉन मैट्रिक लोग हैं, दलाली करके वीडियो बना के किसी तरह चमचागिरी करके अपना जमीर बेच के, तलवा चाट के, पैरों में हाथ लगा के, जरूरत पड़े तो जूता भी काट सकते हैं ऐसे लोग। ये डीएम साहब के प्रशंसा में बहुत अलंकार लिखते हैं और बताते हैं इन्होंने काफी वीडियो बना के डाली, ये कर दिया डीएम साहब ने कोरोना में, ये कर दिया कोरोना में, वो कर दिया। तो आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, उसी पत्रकार लोगों से, बंधुओं से, कि आज आपके जिला में 67 कोरोना पॉजिटिव कैसे? क्या आपके इसके बारे में कुछ लिखेंगे, इसके बारे में कोई वीडियो बनाएंगे, या आपको इसके लिए भी कुछ दलाली मिला है तो आप आगे नहीं लिखें? कोई नहीं लिख रहा है कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है आपके शिवहर जिला में, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मर चुका है, और आने वाले समय में स्थिति काफी विकराल होना है, काफी भयानक स्थिति होना है। दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप सावधान रहें, सचेत रहें, घर में रहें, बाहर ना जाएं, कम से कम निकलें, बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, और दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का। कम से कम किसी भी फंक्शन में, शादी में, समारोह में शामिल हो, भीड़ ना इकट्ठा करें, कहीं भी भीड़ में ना जाएं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन बातों का ध्यान रखें, ये काफी भयावह रूप लेने वाला है। और बिहार में जिस तरह की हेल्थ व्यवस्था है, जिस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि आपकी जो हेल्थ व्यवस्था है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी, और आपको घर पे ही मजबूरन रहना पड़ेगा, और घर पे ही हो सकता है बहुत स्थिति खराब भी हो जाए। तो इसलिए स्थिति खराब हो रही है, मैं 15 जून पहले ही बता रहा था, 15 जून के बाद स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, और 15 जून के बाद स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। तो जो व्यवस्था आप शिवहर जिला में है, तो शिवहर जिला में तो आपको पता ही है, अगर छोटी सी भी बात होगी, चोट भी लग जाए, तो उसके लिए रेफर एसकेएमसीएच होता है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। आपके शिवहर में कोई वेंटिलेटर नहीं है, ये हमारे डीएम साहब हैं, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करिए सदर हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, मुझे ये खबर आ रही है। आपके जितने भी 29 सब हेल्थ सेंटर हैं, कोई भी फंक्शनल नहीं है। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई भी फंक्शनल नहीं है। अगर किसी को छोटी सी भी बुखार हो जाए तो उसे सदर हॉस्पिटल आना पड़ता है। जो एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है 10, वो भी फंक्शनल नहीं है। और आपके 29 सब हेल्थ सेंटर हैं, वो भी फंक्शनल नहीं है। उसमें बैल और बकरी बांधे जाते हैं, बकरी शेड 3rd क्लास की ईंटों से बनाया जाता है, और बैल और बकरी बांधे जाते हैं आपके सब हेल्थ सेंटर में, जो 29 सब हेल्थ सेंटर है। डीएम साहब आपको सजग होने की जरूरत है। और सिविल सर्जन साहब आप कहाँ हैं, जिंदा हैं या एक्सपायर हो गए? इस समय हमें लोगों को बताएं, शिवहर की जनता आपसे जानना चाहती है कि सिविल सर्जन साहब हमारे जिंदा हैं या नहीं। अगर जिंदा है तो आप पब्लिक में आए,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस रिलीज में आप बताएं लोगों को कि आपके पास कितने वेंटिलेटर हैं। अभी वेंटिलेटर की कोई सूचना नहीं है। वेंटिलेटर की सूचना जो आ रही है, शिवहर जिला में वेंटिलेटर नहीं है। अगर एक भी कोरोना मरीज आएगा कोरोना पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव जो भी मरीज आएगा, मुझे लगता है उन्हें सीधा रेफर किया जाएगा वहां। अभी तो हमारे पास एक केस आया था, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई थी, तो एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। तो ये आपकी व्यवस्था है। कृपया इन चीजों को सिविल सर्जन साहब आप संज्ञान लें। हमें मजबूरन आप पर देखिए, हम तो 2 डिपार्टमेंट को टारगेट किया हुआ है। थोड़ा सा समय की कम होने के कारण मैं हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को टच नहीं कर पा रहा हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईसीडीएस जो आंगनबाड़ी है, इन सब चीजों में काफी घोटाला हो रहा है। तो डीपीओ साहब जो मिड डे मील के सुन रहे हैं, या डीपीओ साहब जो सर्व शिक्षा अभियान के सुन रहे हैं, या डीपीओ साहब आईसीडीएस के सुन रहे हैं, तो ध्यान दें, इन बातों का संज्ञान ले। मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला। शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर खासकर मेरा ज्यादा ध्यान है। सिविल सर्जन साहब आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल संज्ञान लें। आप सारे सेंटरों, जो 40 सेंटर बताया है मैंने आपको, सारे पंचायतों में, ब्लॉकों में जो है, प्रखंड में है 29 सब हेल्थ सेंटर, 10 एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनको जल्दी से जल्दी आप फंक्शनल कराएं, वर्किंग कराएं। अदरवाइज मैं 10 सालों का रिकॉर्ड निकाल के आपके घर से जितने भी सिविल सर्जन है पैसा वसूली कर लूंगा। आप इन बातों का ध्यान रखें। तो हेल्थ सेंटर को आपको सुचारू करने की जरूरत है। शिक्षा को ठीक करने की जरूरत है। शिक्षा में भी बहुत ज्यादा घोटाला है। अभी खबरें आ रही हैं कि कई शिक्षा मित्र शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट पे भी शिक्षक बने हुए हैं। मैं, देखिए, मेरा आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं उस बीच में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप मेरे बीच में कोई बाधा पैदा करेंगे, मेरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बाधा पैदा करेंगे, तो मैं उस तक भी पहुंचूंगा। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, मैं वहां तक भी आऊंगा आपसे। अब आइए, एक छोटी सी बात पत्रकार बंधुओं, ये खासकर आप लोगों के लिए बताया है कि हेल्थ और एजुकेशन पे अगर आप में थोड़ा सा भी जमीर बचा है तो हेल्थ और एजुकेशन पे काम करिए। इन चीजों में बहुत घोटाला है, बहुत सारी अनियमितता है, इरेगुलरिटीज हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। लोगों को जानकारी नहीं है। जन जागरूकता अभियान चलाएं। आप पेपर में अगर कॉलम लिखेंगे, ये मेरे तरफ से भी एक जन जागरूकता अभियान है। आप इस वीडियो को मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना माने। इस वीडियो से मैं सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता को जागरूक करता हूं, उनके अधिकार को बताता हूं, उनको जानकारी देता हूं कि आपके लिए कितने फंड आए हैं, कितने पैसे आए हैं। तो आप जब अपना हक जानेंगे तो आप मांगेंगे, और मांगेंगे कैसे उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा आरटीआई के जरिए। हमारे मंच से जुड़िए। भ्रष्टाचार विरोधी मंच, हमारे 4 ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक अभी शेयर कर रहे हैं, आप उससे जुड़िए। और यही बात मैं पूर्वी चंपारण के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। यही बात मैं सीतामढ़ी में थे, मेरे पास बरगनिया से फोन आया, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। जल जीवन हरियाली में भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां भी मुखिया, वहां भी वीडियो, वहां भी डीडीसी, हर जगह लूट मचा हुआ, वहां भी डीएम लूट रहे हैं दोनों हाथों से। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जागरूक बने, मेरे लाइव को लगातार सुने। यही जागरूकता अभियान जो कि मीडिया कर्मी को करना था, जो कि एक पत्रकार बंधु को करना था, वो काम मैं कर रहा हूं पत्रकार बंधु को। लेकिन अगर मैं कर रहा हूं तो खासकर आप इस बात का तो ध्यान रखें कि कम से कम आप उल्टा रास्ता तो मत चले। आप एक भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश करते हैं, जो एक भ्रष्टाचारी है, जिसके बारे में सर्वव्यापी सबको ज्ञान है, सर्व ज्ञान है, सब लोग जानते हैं, पूरे शिवहर जिला को मालूम है कि डीएम के, इस डीएम के इतना भ्रष्टाचारी डीएम कोई नहीं है। इस डीएम ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं, अगर भ्रष्टाचार नहीं किए तो लक्ष्मण पटेल को अभी तक इतने आवेदन के बाद ये क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं। डीएम ने सिर्फ क्या किया है, लक्ष्मण पटेल को अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऑफिस से, चैम्बर से हटा के इन्होंने वहां आईबी में डाल रखा है। अभी भी आईबी में जो माल को भेजना देना है, वो वहीं से वो कर रहा है, अपने भतीजे के माध्यम से वो अभी भी पैसा वसूली और दलाली का काम कर रहा है। अगर डीएम साहब कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैंने आपको एक आवेदन भेजा है। खैर, आज वो आवेदन मैंने पीएमओ को भी भेज दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी भेज दिया है, मैंने वो चीफ मिनिस्टर को भी भेज दिया है, मैंने डिविजनल कमिश्नर तिरहुत डिवीजन को भी भेजा है, और आपको भी फिर दोबारा भेज दिया है। आपके पास खुद ही आ जाएगा कि आप इसका स्पष्टीकरण दे, कुछ दिनों में दे। ये तो आपकी मैं समझता हूँ गुड लक है। अदरवाइज तो मैं आपको अभी सलाखों के पीछे रखवा ही देता, बहुत जल्दी आप पहुंच गए होते। तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाइए, और जो है इन चीजों का संज्ञान लें। आप कहते हैं हमारे पास आवेदन नहीं आता। अरे भाई साहब, मैं यही बात कहता हूं कि जब यहाँ की जनता इतनी जागरूक ही होती, जिस जनता को बचपन में ये सिखाया जाता है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, और बड़ा होते ये कहा जाता है सच मत बोलो, झूठ बोलो, उस गलत के खिलाफ
आवाज उठाओ बचपन में कहा जाता है, और बड़े होके वही गार्जियन जो बचपन में सिखाते हैं गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, वही गार्जियन बड़े होके ये कहते हैं नहीं, गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ, कोई तुम्हें जान से मार देगा, बहुत सारे कानूनी उलझनों में तुम्हें फंसा देगा। तो जहां ऐसी व्यवस्था, ऐसे विरोधाभास में जी रहे हैं, तो क्या आप अब उम्मीद करते हैं कि एक आम आदमी आके आपके खिलाफ आपके उसमें आवेदन दे? आपके आप लोगों की तो ये है स्थिति, क्या आप गोपनीयता तो मेंटेन ही नहीं रखते? आप नाम तो छुपा के रखते ही नहीं। हमारे पास भी इतनी सूचनाएं आती है, कभी आपने सुना है कि मैंने किसी का नाम आपके सामने लिया? लेकिन आप पैसे के लालच में तुरंत उसका नाम स्पष्ट लोगों को बता देंगे, उस आदमी को बता देंगे जिसके खिलाफ सूचना आई है, उसको जान को जोखिम आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, हिम्मत बढ़ाओ, सरफरोशी की तमन्ना दिल में लेके चलो। मैं आपको कहता हूं, देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये तो बनना ही पड़ेगा दोस्तों आपको। अब आइए मैं आपको बताता हूं पिछले सप्ताह की घटना क्या हुई थी। मैं आपको एक स्पष्ट करनी सेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जरा ध्यान देके सुने। करनी सेना से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, करनी सेना की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और एक और संस्था बनाई हुई है इस तरह की राजपूतों की शिविर में, राष्ट्रीय राजपूत करके, ऐसे राष्ट्रीय राजपूत संगठन कुछ ऐसे हैं जो वहां बना हुआ, मुझे नाम ध्यान नहीं है स्पष्ट। तो दो राजपूतों की संस्था वहां चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मैं करनी सेना की इज्जत करता हूं, मैं करनी सेना के बारे में बहुत कुछ जानता हूं जो आपको बताना चाहता हूं। करनी सेना की शुरुआत कब हुई थी? करनी सेना की शुरुआत, जो स्थापना है, 2005 में की गई थी दोस्तों। करनी सेना की स्थापना 2005 में की गई थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे दिल में इज्जत है क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। उसका उद्देश्य यह है कि राजपूतों के लिए, जो राजपूत समाज है, राजपूत वर्ग है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, आरक्षण की मांग करना, सरकार पर दबाव बनाना और उस पर आरक्षण के लिए मांग करना। और अगर राजपूत समाज में किसी व्यक्ति को दबाया जाता है तो उसके लिए आवाज उठाना और राजपूत के साथ खड़ा होना, ये हमारी व्यवस्था थी और इसलिए ये बनाई गई। तो करनी सेना का उद्देश्य तो साफ क्लियर है, लेकिन करनी सेना तो अभी शिवहर में आई ही थी। कुछ लोग अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं है करनी सेना। और आपका स्वागत है, आप आइए शिवहर जिला में, आइए काम कीजिए, शिवहर जिला में अपना जड़ मजबूत कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए पिछले सप्ताह में जो हुआ है घटना, वो आपको शर्मिंदगी से सर नीचे करने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। एक 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 जो करनी सेना है, अब एक राजपूत महिला अविराजपुर बैरिया की मुखिया उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ बैठी है आमरण अनशन पे। उस समय कोरोना काल में एक महिला है, उम्र दराज महिला है, जिसमें यह साफ स्पष्ट कहा गया है कि आप कोरोना समय में आप भूखे ना रहें, भूखे प्यासे रहने में आंख में संक्रमण की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो कहा गया, बावजूद इसके आप लोगों के लिए, आपके हक और हुकूक के लिए उन्होंने आवाज उठाया। उस समय करनी सेना कहां थी और करनी सेना के ये मुट्ठीभर लोग कहां थे? क्या आप गए उनके सपोर्ट में? आपका नैतिक कर्तव्य बनता था कि आप जाएं, क्योंकि राजपूत समाज की वो मुखिया है, आप जाएं और उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। तब तो आप कहीं नजर नहीं आए, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखे, कुछ भी नहीं नजर आए। एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ, जिसको सारी दुनिया कह रही है कि ये डीएम के इतना भ्रष्टाचारी कोई डीएम नहीं है, उस डीएम को आप उल्टा उनका समर्थन ना करके उनका सर नीचा करने के लिए आप आते हैं और डीएम को माला पहनाते हैं। आप सुनिए डीएम को माला कैसे पहनाया जाता है। तो लक्ष्मण पटेल और एक आध दलाल पत्रकार हैं, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों को पैसे पे इकट्ठा करते हैं। कुछ दलाल पत्रकार हैं, नॉन मैट्रिक हैं, ये नॉन मैट्रिक, इनके खिलाफ भी मैं आरटीआई लगाऊंगा। जरा मुझे इनके सर्टिफिकेट का पता लगने दीजिए, मैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। ये कुछ एक आदमी को पैसे पे, भाड़े पे, किराए के टट्टुओं को ले जाते हैं माला पहनाने के लिए, ताकि ये माने कि भाई राजपूत समाज आपसे खफा नहीं है। एक एक व्यक्ति हैं जो शिवहर प्रेस चलाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा, साजिशन के तहत एक झूठा मुकदमा किया गया शिवहर थाना में। साजिशन था, एक राजपूत समाज राज का एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा डीएम ने किया, और उस झूठे मुकदमे को विरोध करने, आपको उस प्रेस के मालिक जो आपके राजपूत समाज का है उसके साथ खड़ा होने के बजाय आप दो आदमी का सर नीचा कर रहे हैं, और दोनों राजपूत समाज का, एक अविराजपुर बैरिया की मुखिया और दूसरा शिवहर प्रेस के प्रोपराइटर, दोनों को सर आप नीचा कर रहे हैं। करनी सेना का यही फर्ज बनता है।
तो होगा भी क्यों नहीं दोस्तों। आप किराए के टट्टू हैं, आपको पैसे दिए गए, माला खरीद के लक्ष्मण पटेल दे रहा है, माला खरीद के दलाल पत्रकार दे रहा है, आपके पॉकेट में 2-4 हजार रुपए भी डाल रहा है, जाओ जी खाओ मस्त करो। मैं तो फोटो खिंचवाना आपका पर्पस है क्या? अगर ऐसे करेंगे तो करनी सेना की तो इज्जत खराब हो जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं, करनी सेना के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन कोई भी संगठन या संस्था अपने नाम से नहीं चलती, वो तो चलती है उन लोगों से जो उसको चलाता है, जो उसके मेंबर हैं, कार्यकारी पदाधिकारी हैं। तो आपके कार्यकारी पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं, वो तो खुद ही दूसरे के ट्रैक्टर पर ड्राइवर हैं, अंगूठा छाप आदमी है, अंगूठा टेक है, गंवार आदमी है। और उस आदमी को आपने जिलाध्यक्ष बना दिया, जो अंगूठा टेक आदमी है आपने उसको जिलाध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे लोगों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएंगे तो यही होगा। एक आदमी का तस्वीर तो यहां तक आया, वो पैरों में हाथ लगा रहा है डीएम के, तलवा चाट रहा है। मैंने तो यहाँ कहा, मैं कहा भाई पैरों में हाथ क्यों लगा रहा है, तुम तलवा जूते ही चाट लेते और पिक्चर को डाल देते फेसबुक पे, लगता कि डीएम था। तो ये फोटो खिंचवाने के लिए डीएम से सम्मान करना, डीएम को आपने आखिर सम्मान किस बात के लिए किया, मुझे ये बताओ। इस बात के लिए कि आज 67 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं आपके जिला में, क्या इसी बात के लिए सम्मान किया गया? और राजपूत समाज के लिए आकर्णी सेना बनाया गया है, ना कि डीएम के लिए, डीएम के सम्मान के लिए। फोटो मत खिंचवाइए और इन चीजों से हमें मत, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं मानते आप जैसे लोगों को। आप जैसे लोगों की वजह से इतनी अच्छी जो करनी सेना है उसका इज्जत, उसका मोरल डाउन हुआ है। लोग अब इस करनी सेना को, राजपूत समाज के लोग जुड़ने से कतराएंगे। आप जैसे टुच्चे दलालों की वजह से, आप जैसे तलवा चाटुकारों की वजह से, आप जैसे घटिया लोगों की वजह से ये करनी सेना का मोरल डाउन हुआ है। मैं फिर जिला अध्यक्ष, सॉरी जिला अध्यक्ष को तो मैं पूछता ही नहीं, ऐसे ही घटिया इंसान है ये तो दूसरे के ट्रैक्टर। अच्छा इसके बारे में खास बता, मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ इसको, इसके बारे में खास बात बताऊं, जो आपका जिला अध्यक्ष है करनी सेना का, ये इंदिरा आवास योजना का पैसा खा चुका है। जब इस पर अविराजपुर बैरिया की मुखिया ने दबाव बनाया कि ऐसे पैसा नहीं खाने दूंगा, तुम्हें मकान बनाना पड़ेगा, तब ये जाके मजबूरन अब शुरू किया है, पैसा पहले ही खा चुका है। तो इस तरह के चोर व्यक्ति को आप जिला अध्यक्ष बना देते हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जो करनी सेना है उससे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को के हाथों में ऐसे करनी सेना की जिम्मेदारी सौंपे जाए जिससे इसकी इज्जत बढ़े। ऐसे घटिया लोग, टुच्चे लोग, दलालों के बीच न डाला जाए। मैं कहता हूं इस तरह की हरकतें अगर आप करेंगे तो राजपूत समाज तो आपसे आपसे जुड़ने से रहा, कभी भी नहीं जुड़ेगा राजपूत समाज आपसे। और राजपूत समाज का एक विकल्प ऑलरेडी हमारे पास एक संगठन है शिवहर में जो पहले से काम कर रही है, लोग उसको ज्यादा तवज्जो देंगे, आपसे जुड़ेंगे जब आप अच्छा काम करोगे। जब आप राजपूत समाज के लिए खड़े हो, अविराजपुर बैरिया की मुखिया के लिए आप नहीं गए, जब वो हमारा अनशन अनशन पे 6-7 दिन बैठी थी, क्या आपका नैतिक फर्ज नहीं बनता था कि आपके समाज की एक मुखिया बैठी है भूख हड़ताल पे, आप जाएं और उसको नैतिक समर्थन दें? तब तो आप कहाँ थे, आपने नहीं दिया। जब आपके समाज के एक व्यक्ति के खिलाफ झूठा फर्जी मुकदमा किया जा रहा है तो आप डीएम को माला पहना रहे हैं, तलवा काट रहे हैं, पैरों में हाथ लगा रहे हैं। डूब मरो, तुम्हारे वश का तो वैसे भी कुछ नहीं है, करनी सेना को भी तुम लेके डूब मरोगे तुम लोग। तो इन बातों को ध्यान दे और इन बातों से थोड़ा सावधान रहे, ऐसे घटिया लोग और ऐसे चापलूसों से। अब जब संख्या 67 हो गई है तो क्या यही करनी सेना आएगी और यही दल्ले पत्रकार आएंगे और फिर से कहेंगे कि डीएम साहब ने इतनी बड़ी गलती की, डीएम साहब के खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं, इतने लोगों के नाम मैंने बोला है जिनके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं, क्या करनी सेना आके उन्हें जूते का माला पहनाएगी? नहीं पहनाएगी। क्या करनी सेना आके उन्हें ये कहेगी कि मेरा सामान, जो सामान मैंने आपको दिया वो वापस करो? नहीं करेगी। तो इस तरह की टुच्चे हरकतों से क्या ये जो दलाल टाइप के पत्रकार हैं जो जमीन बेच चुके हैं, छोटे छोटे जो वीडियो बनाते हैं, ये जो नॉन मैट्रिक पत्रकार हैं, क्या ये आके बोलेंगे कि आप आइए और इस तरह से बात कीजिए? 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा। हेलो हेलो। तो दोस्तों इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो घटिया सोच है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों जो ये करनी सेना है, मैं आपको फिर बार रिपीट करता हूँ, करनी सेना की मेरे दिल में बहुत इज्जत है, करनी सेना की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन करनी सेना के जो कार्यभार जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है, मुट्ठी भर चंद चाटुकार, दलाल और गलत टाइप के लोग हैं, इनके हाथों से इसकी जो व्यवस्था है वो वापस ली जाए और किस अच्छे इज्जतदार लोगों के हाथों में इसकी व्यवस्था को दी जाए। दोस्तों इसी विनती के साथ मैं एक बार बात करें, ये पूछिए क्या कहना चाहते हैं, मैं तो लाइव। हेलो। जी। तो
तो इस तरह की जो व्यवस्था है इसको देखने की जरूरत है। और जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है दोस्तों, मैं आपको मैं लाइव हूं, आप उनको कह दीजिए सूचना दें। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा शिवहर जिले तक सीमित नहीं है दोस्तों। मैं ये लड़ाई काफी दूर तक सीतामढ़ी, मैं ये लड़ाई आपको पूर्वी चंपारण, बेतिया, केसरिया, आपको हर जगह ले जा रहा हूँ। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सारे जगह तक जा चुका हूं मैं। इन सारे ये जो आज की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, ये हालात कम और बेस पूरे बिहार में है, पूरे 38 जिला में है। मैं इसके बारे में विस्तार से आपको और भी चीजों के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में आपको बताता रहूंगा। एक आरटीआई के बारे में थोड़ा सीख लें। आरटीआई के बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको ड्राफ्ट जो है क्षत्रिय हाँ हाँ दोस्तों, मैं उस जो दूसरा जो करनी सेना का विकल्प है आपके जिला में है, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है। तो दोस्तों मैं कहूंगा, आप जितने भी लोग हैं, मैं करनी सेना का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर करनी सेना ऐसे ही लोगों के हाथ में रही तो जो राजपूत समाज जुड़ना चाहते हैं वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े। मैं भी एक राजपूत हूं दोस्तों, आपको बता दूं। मैं इस चीजों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप किसी संगठन के नीचे आना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अभी आपके हाथों में एक अच्छा विकल्प है। आप उनसे जुड़े, उनके लोगों के साथ आप सामंजस्य बैठाएं। ये हमेशा आपके हक में और हुकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह की अभद्रता जो करनी सेना के जैसे करनी सेना के जो समिति के लोग हैं उनके द्वारा जो दिखाई गई है, वो वास्तव में राजपूत समाज को एक बार सोचने को विवश कर रही है। तो करनी सेना के लिए मेरा यही है कि आप सुधर जाएं और अपनी स्थिति को सुधारें, व्यवस्था बदलें। पहले यहाँ जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो भी उनको जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको बदलें और नई व्यवस्था करें। फिर आप मुझे लगता है अच्छे लोगों के हाथ में देना चाहिए, ऐसे गंदे लोगों के हाथ से छीन लिया जाए। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि, और मुझे ऑफर दिया, उन्होंने खरीदने की कोशिश की, मुझे कहा कि आपको ये चीज दे दूंगा, मैं आपको वो चीज दे दूंगा, आप कृपया मुंह बंद कर लें अपना। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आप ये नोट कर लें, जो भी मेरे भाई बंधु ये सुन रहे हैं, ये नोट कर लें कि मैं कभी भी किसी भी हालात में नहीं बिकने वाला और कभी भी किसी हालात में नहीं झुकने वाला। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये मेरा सिर ऐसे ही रहेगा और कोई भी मुझे खरीदने की कोशिश ना करें, कभी भी ये गलती ना करें, बहुत बुरा अंजाम आपको भुगतना पड़ सकता है। मैं बिकने वाले लोगों में से नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई आदमी जिला में अपने आप को फंदे का समझते हैं, अपने आप को बहुत बदमाश या बाहुबली समझते हैं, तो मैं उनके लिए चेतावनी दे रहा हूं कि मैं एक वकील हूं और आपके जैसे जैसे आपसे बड़े बड़े बदमाश हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो हमें इन बदमाशियों का मत दिखाएं। एक से एक शूटर हमारे आसपास रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जिनका केस मैं लड़ता रहता हूं। एक से एक फंदे का, कई मर्डर कर करके हमारे साथ घूमते रहते हैं। तो ये चीज जो है उनके लिए मैं केस लड़ता हूं। इन सब चीजों का वास्ता मुझे मत दे, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी डर, भय या पैसे से खरीदने की कोशिश ना करें, ये ध्यान रखें, आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। और सबकी, जो भी आदमी ये डीएम के चापलूसी में, लक्ष्मण पटेल की चापलूसी में आ रहे हैं, वो ये भूल जाएं। जो भी डीएम और लक्ष्मण पटेल के चापलूसी में आ रहे हैं या किसी भी पदाधिकारी के चापलूसी में आ रहे हैं, मैं उनकी एक नहीं सुनने वाला। मैं करूंगा वही। आप मेरे घर से जाके मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि मैं वही करता हूं जो मेरे इस खोपड़ी में आता है, और उसके अलावा मैं किसी की नहीं सुनता। तो इस बात को नोट कर लें, मैं वही करूंगा। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लड़ाई छेड़ी है, पूरे बिहार में छेड़ा है, ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। इसे कोई भी ताकत झुका नहीं सकती, इसे कोई भी हवा रोक नहीं सकती। ये वो आंधी है जो मंजिल को पार करके ही रुकेगी। तो दोस्तों इसके साथ मैं अपना विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।